कॉल्स इन एरियर्स कहां पे आ रहा है, कॉल्स इन एडवांस कितने पे आ रहा है, जो फोरफीट करने हैं वो अप्लाइड वाले हैं या अलॉटेड वाले हैं। अगर लाइफ में रिस्क ही नहीं होगा यार, हारने का डर ही नहीं होगा, तो जीतने का मजा कैसे आएगा। हम यूट्यूब पे आके सबकी बात सुन लेंगे बट 2 मिनट अपने आप से नहीं पूछेंगे। हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, चाहे तुम्हारे दोस्त हो गए या चाहे तुम्हारे सो कॉल्ड रिलेशनशिप हो गए। और हर बार कोई नहीं आएगा मेरे भाई बताने, तुम्हारे 3 नए रेशियोज इंक्लूड हुए हैं इस बार, दैट कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपन उसमें फंसेंगे नहीं। तुम मेरी अकाउंट्स की बुक देखोगे ना, अभी जो तुम्हारा ये मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है ना अकाउंट्स को लेके, हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम अकाउंट्स में एक अच्छा स्कोर अचीव कर रहे होंगे लास्ट के कुछ दिनों के अंदर। अकाउंट्स यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमसे बहुत ज़्यादा मेहनत और राइटिंग प्रैक्टिस मांगता है एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरे साल तुमने कौन सी बुक फॉलो करी, चाहे वो डीके गोयल हो गई या टीएस गिरवाल हो गई, दोनों अपने आप में लेजेंडरी बुक्स हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर रहूंगा कि भैया कैसे पढ़नी है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि भैया पेपर को टाइम पे कैसे कंप्लीट करें। बिकॉज जो मेरा फास्टेस्ट टाइम था पेपर को कंप्लीट करने का, दैट वाज 2 hours 17 minutes। स्टार्ट करने से पहले यार मैं तुमसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं यार कि जो स्कोर हमें अकाउंट्स में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसके आधी से आधी मेहनत में अपन लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत तगड़ा स्कोर अचीव कर लेंगे। तो इस पॉइंट से यार मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यार कि अगर तुम्हारा अगला ही पेपर किसी थ्योरी सब्जेक्ट का है या फिर आने वाला है, प्लीज उसको इग्नोर करके पूरे दिन अकाउंट्स मत पढ़ने लग जाना, बिकॉज तुम उसमें कंपैरेटिवली अच्छा स्कोर कर सकते हो कम मेहनत के अंदर। तो पहली चीज यार प्लीज इसको अपने माइंड में छाप लो कि जिसका पेपर है उसको तुम मेजॉरिटी टाइम देने वाले हो। बिकॉज अगर तुम्हारा स्टार्टिंग का पेपर ही खराब चले गया ना, या थ्योरी पेपर खराब चले गया, तो तुम्हारा पूरा मोमेंटम और वो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूं कि यार तुम बिल्कुल अकाउंट्स पढ़ना छोड़ ही दो, तुम रोज के 2-3 घंटे निकालो अकाउंट्स पढ़ने के लिए अगर तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस बाकी है। बट लास्ट में बात वही आती है कि जिसका पेपर है उसको मेजॉरिटी टाइम दो, उसको उतनी रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकाउंट्स में यार एक जो मेजर कंसर्न बच्चों का रहता है कि क्या भैया हमें थ्योरी अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। देखो अकाउंट्स में ना जो तुम्हारी थ्योरी आती है वो मात्र 10 से 15 नंबर की आती है और उसमें से भी जो मेजॉरिटी थ्योरी होती है वो तुम्हारी प्रैक्टिकल से ही बनती है। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हर साल आता था, मेरे टाइम पे भी आया था, कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड करा है और कुछ मेंशन नहीं करा गया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% मिलेगा। सो द पॉइंट इज कि यार तुम्हें थ्योरी में अलग से टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि थ्योरी पढ़ना गलत है, बिकॉज इनफैक्ट यार अगर तुम मेरी अकाउंट्स की बुक देखोगे ना तो मैंने इसके हर एक थ्योरी लाइन पे या फिर हर एक क्वेश्चन पे या इलस्ट्रेशन पे टिक मारा है, बिकॉज मैंने पूरी बुक सॉल्व करी थी। बट मुझे पता है यार लास्ट मोमेंट पे आके इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर तुम प्रैक्टिकल अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें थ्योरी में अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बट द पॉइंट इज यार कि हमें प्रैक्टिकल में कुछ इस तरीके से कमांड बनानी पड़ेगी सो दैट कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपन उसमें फंसेंगे नहीं। अब एक बार हम लोग अपने पूरे सिलेबस का एक बार डिटेल में ओवरव्यू लेते हैं सो दैट हमें पता चल सके कि भाई हमें एक्जैक्टली पढ़ना क्या है। देखो जो तुम्हारे टोटल अकाउंट्स का पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर तुम्हारे पास 4 यूनिट आने वाली हैं। एक जो तुम्हारी यूनिट थी यार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनपीओ, वो तुम्हारी हट चुकी है। एंड ट्रस्ट मी यार वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता था बच्चों को, इनफैक्ट मुझे भी लगता था स्टार्टिंग पे। तो उस चीज़ की हमें थोड़ी खुशी मनानी चाहिए यार जब ऑलरेडी इतना दुख और नेगेटिविटी फैली हुई है। ठीक है, तो तुम्हारी जो पहली यूनिट रहने वाली है वो रहेगी पार्टनरशिप, जो कि टोटल आएगी 36 मार्क्स की और इसके अंदर तुम्हारे पास रहने वाले हैं 7 चैप्टर। पहला चैप्टर तुम्हारा रहेगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें तुम कुछ बेसिक चीजें सीखोगे जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मतलब फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और तुम्हारा एक पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, तो उसको तुम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होगे। सेकंड चैप्टर तुम्हारा है गुडविल। इसमें तुम गुडविल को निकालने के 3 मेथड सीखोगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो छोटा सा ये चैप्टर है, ये तुम्हारा सेकंड रहेगा गुडविल। तीसरा चैप्टर तुम्हारा रहेगा चेंज इन पीएसआर, जिसमें तुम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होगे। इसमें पता है एक मेजर बात तुम्हें बता देता हूं कि अगर तुमने चेंज इन पीएसआर को एक बार अच्छे से कर लिया, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अच्छे से सीख ली, तो ये तुम्हें पूरी पार्टनरशिप में हेल्प करने वाली है, बिकॉज ये सारे चैप्टर आपस में रिलेटेड हैं डिसोल्यूशन को छोड़ के। तो एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है यार। तो मेजर टाइम रखना कि तुम्हें चेंज इन पीएसआर को अच्छे से समझ के करना है, बिकॉज फिर वो तुम्हें पूरे उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहने वाला है, बस इसमें कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज और एक कैपिटल एडजस्टमेंट करके टॉपिक है वो नया जुड़ जाएगा। उसका नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा रहेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज और कैपिटल एडजस्टमेंट वाला एक नया टॉपिक जुड़ जाएगा। हाँ एक चीज,
जो एडमिशन और रिटायरमेंट में ना हमेशा तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना होता है, बड़ा वाला। तो अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है या वर्स्ट के सिनेरियो में लेके चल रहा हूं, तो तुम इसमें से एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो। बट ये है कि अगर तुम स्किप करोगे ना तो 2-3 मार्क्स का तो आएगा, बट द पॉइंट इज कि तुम्हारा कोई भी बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो तुम एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो अगर बहुत ही कम टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करूंगा यार, मतलब आपस में रिलेटेड है, थोड़े टाइम पे तुम इसको कर भी लोगे, बट फिर भी यार अगर टाइम बहुत कम है तो देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद है हमारे पास डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर, बट इसमें कुछ नए टॉपिक जुड़ जाते हैं, जैसे डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसे करके कुछ टॉपिक्स इसके अंदर जुड़ रहे होंगे, और बाकी बहुत ईजी चैप्टर है। उसका लास्ट चैप्टर जो तुम्हारा है वो इसके अंदर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर तुम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स दोनों अकाउंट बनाना सीखोगे। और एक जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का से रिलेटेड होता है, जो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट बनता है 4 नंबर का, जिसका मैंने एक पिछले साल वीडियो बनाया था, तो अगर तुम्हें देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां से जाके तुम उसको देख सकते हो। उसके बाद सेकंड यूनिट तुम्हारे पास रहने वाली है कंपनी अकाउंट्स, जो कि तुम्हारे आने वाली है 24 नंबर की, जिसके अंदर तुम्हारे पास 2 चैप्टर होंगे। पहला होगा इशू ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर तुम सीखोगे बेसिकली शेयर्स को इशू करने की जनरल एंट्री, फिर धीरे धीरे करके उसमें टॉपिक जुड़ते रहेंगे, जैसे प्रीमियम का टॉपिक जुड़ेगा, फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियस, फोर फीचर या फिर कैंसिलेशन ऑफ शेयर जिसको हम बोलते हैं, फिर री इशू ऑफ शेयर्स, फिर कैपिटल रिजर्व, और फिर बैलेंस शीट का कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आता है। उसका सेकंड चैप्टर जो तुम्हारा इसके अंदर रहेगा वो रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें तुम डिबेंचर्स को इशू करने की जनरल एंट्री सीखोगी। अगर वो पार पे इशू होते हैं तो क्या होगा, प्रीमियम पे होते हैं तो क्या होगा, और लॉस में होते हैं तो क्या होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें तुम्हारा एक चैप्टर और था यार पहले, अगर तुम बुक में देखोगे तो वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन वो इस साल तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मेक श्योर कि तुम उसको नहीं पढ़ रहे हो। तो ये दोनों चैप्टर मिला के तुम्हारे टोटल 24 मार्क्स के आने वाले हैं। उसका जो तुम्हारी तीसरी यूनिट रहेगी वो रहेगी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर टोटल तुम्हारे 3 चैप्टर होने वाले हैं। इसमें तुम्हारा एक चैप्टर है यार कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो तुम्हारा इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मेक श्योर कि तुम उसको नहीं पढ़ रहे हो। इसमें जो तुम्हारा पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसमें तुम कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, P&L स्टेटमेंट सीखोगे, और कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वाले कुछ टॉपिक्स इसके अंदर सीख रहे होगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही हलवा चैप्टर है। सेकंड चैप्टर तुम्हारा इसके अंदर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बहुत ही छोटा चैप्टर है एंड थ्योरेटिकल चैप्टर है, तुम मेरे ख्याल से आधे घंटे में इसको अच्छे से अगर करोगे तो निपटा लोगे। तीसरा चैप्टर तुम्हारा है अकाउंटिंग रेशियोज, जिसके अंदर तुम रेशियोज कैलकुलेट करना सीख रहे होगे। इसमें मेजरली एक चीज याद रखना कि इसमें तुम्हारे 3 नए रेशियोज इंक्लूड हुए हैं इस बार, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये 3 तुम्हारे नए रेशियोज जुड़े हैं, जो कि आने के ज्यादा चांसेस है, बिकॉज ऑब्वियसली पहली बार आ रहे हैं, तो मेजर चांसेस हैं कि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट होंगे या तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे तुम्हें मिलेंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो ये जो तुम्हारे 3 चैप्टर कंबाइन करके टोटल होने वाले हैं 12 मार्क्स के। उसके बाद जो तुम्हारी फाइनल यूनिट रहने वाली है, फाइनल चैप्टर रहने वाला है, वो रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें तुम 3 टाइप की एक्टिविटी सीखोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि कंपाइल करके तुम्हारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बन जाता है, जो कि टोटल तुम्हारा आने वाला है खुद में 8 मार्क्स का। इस तरीके से जो तुम्हारी टोटल अकाउंट्स है वो होने वाली है 80 मार्क्स की। सिलेबस पूरा क्लियर है ना, बिकॉज अगर तुम्हें सिलेबस क्लियर नहीं होगा तो ये आंख बंद करके तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, एनपीओ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और तुम्हारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इस बार तुम्हारा नहीं आ रहा है। अकाउंटिंग रेशियोज में तुम्हारे 3 नए रेशियोज जुड़े हैं, तो इसको याद रखना अपने माइंड में। क्लियर है? अब यार होगा क्या ना, एक वो बच्चा जो पहली बार इस सिलेबस को देखेगा या बुक को देखेगा तो उसको ना बहुत ज्यादा लगने वाला है, एंड ऑनेस्टली है भी। बट जब हम बुक की बात करते हैं ना यार, तो उसमें हमें हर एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए रहते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा मोटी लगती है। बट हमें एक चीज समझनी पड़ेगी यार कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, तो हमारा स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, रेदर देन फॉलोइंग द होल बुक ब्लाइंडली। और एक चीज तुम समझ लो मेरे भाई कि अभी ये वो वाला टाइम चल रहा है ना, जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता तब सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और हर बार कोई नहीं आएगा मेरे भाई बताने की पढ़ ले पुश करने, क्योंकि एक बार जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो गया ना, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, चाहे तुम्हारे स्कूल वाले हो गए, चाहे तुम्हारे दोस्त हो गए, या चाहे तुम्हारे सो कॉल्ड रिलेशनशिप हो गए, कोई नहीं पूछता एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। बट अगर यहाँ पे तुमने उस लिमिट्स को पुश कर लिया ना, चीजों को सेक्रीफाइस करके, उस कंफर्ट जोन को छोड़ के मेहनत कर ली ना, फिर तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये बंदा बोलेगा तभी मैं कुछ करूंगा। बिकॉज ऑब्वियसली यार तुम इतने स्ट्रांग बन चुके हो इन सारी मिजरीज, इन सारे प्रेशर वाले सिचुएशन को झेल के, दैट यू डोंट नीड एनीवन। मैंने रिसेंटली यार एक किताब पढ़ी थी, उसके बुक की लाइन है कि यार हम लोग ना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपन उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस चीज पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो तुम्हारा ये मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है ना अकाउंट्स को लेके,
मैं बिल्कुल समझ रहा हूं यार, बट इस पे तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, इस पे तुम कैसे रिएक्ट करते हो, वही डिसाइड करेगा कि तुम इस अकाउंटेंसी वाले पेपर में कितने नंबर फोड़ने वाले हो। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को ना एक पॉजिटिव मैनर और एक चैलेंज की तरह लेना। देखो यार, मैं हर उस बच्चे को बोलता हूं जिसके पास अकाउंट्स होती है कि तुम्हें 3 कॉपी मेंटेन करनी है। पहला रहेगा तुम्हारा बड़ा सा रजिस्टर और 2 छोटे कॉपी जो तुम्हारी 10-15 रुपए की आ जाती है। जो तुम्हारी पहली छोटी कॉपी रहेगी उसमें तुम सारे कॉन्सेप्ट लिखोगे, सारी हेडिंग्स लिखोगे या सारे फॉर्मुलेस लिखोगे, या तुम बोल सकते हो एक तरीके से कि पूरी 1 पेज समरी बनाओगे। जो तुम्हारा बड़ा वाला रजिस्टर रहेगा उसमें तुम सारे अपने रफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हो वो करोगे, और जो तीसरी छोटी कॉपी तुम्हारी रहेगी जो कि मेरी फेवरेट है, उसमें तुम सारे कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स कर रहे होगे। भैया कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स, यार मैंने ना बहुत बच्चों को देखा है कि यार उनको ना पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है और बैलेंस शीट बनानी भी आती है, बट वो कहां फंसते हैं पता है? कुछ ऐसे एडजस्टमेंट या नीचे जो चेंजेस दे रहे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं। भैया एग्जांपल दो ना, मान लो तुम्हारा मतलब अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगता हो तो ओवर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं। अगर मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन वाले चैप्टर की तो उसमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स आते हैं कि यार 20% ऑफ द मशीन्स वर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं तो तुम इसको कॉम्प्लेक्स कॉपी के अंदर कर रहे होगे। एंड ऑनेस्टली बोल रहा हूं यार, ये कॉपी मैंने खुद मेंटेन करी थी एंड इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में। जब सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और मेरा वो चैप्टर खत्म हो जाता था। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि प्लीज इन 3 कॉपी को मेंटेन करना, एक कॉन्सेप्ट्स के लिए, एक एडजस्टमेंट्स के लिए और एक तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। मुझे पता है यार तुम्हारे माइंड में भी सबसे पहले ये चीज चल रही होगी कि भैया यहां मुझसे एक कॉपी खत्म नहीं हो रही, आप बोल रहे हो 3 कॉपी खत्म करने के लिए। उसका रीजन है मेरे भाई, बिकॉज जब तुम एक बार किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हो ना, तुम ब्लैंक हो जाते हो कि भाई अब इतने बड़े चैप्टर को मैं दोबारा रिवाइज कैसे करूं, फिर तुम्हें अकाउंटेंसी से नफरत होने लग जाती है। तो समझ मेरे भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यार, अभी भी अगर अपने आपको प्रूफ करना चाहता है, अपने उस एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता है ना, दिस इज योर लास्ट चांस मेरे भाई या मेरी बहन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भैया हम किसी भी चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें या कितने इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करें। देखो, जब भी तुम कोई चैप्टर उठा रहे हो उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझो, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 बेसिक इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करो, फिर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हें बैक एक्सरसाइज में दिया है उसको खुद से अटेम्प्ट करो, वापस आओ उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट के 2-3 कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस करो, फिर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हें बैक एक्सरसाइज में दिया है उसको तुम खुद प्रैक्टिस करो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो होगा क्या, इस तरीके से तुम हर एक कॉन्सेप्ट के ऑलमोस्ट 4 या 5 मैक्स टू मैक्स 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे इलस्ट्रेशंस को मिला के। अब जब तुम्हारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स बन जाए धीरे धीरे करके, उसके बाद तुम आना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे जो तुम्हारे फाइनल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम्हारी सारी चीजें एक साथ जुड़ रही होती हैं, उसके 2-3 बेसिक या फिर कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो, फिर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे सीबीएसई के होते हैं उसको प्रैक्टिस कर लो। तो इससे होगा क्या, तुम हर एक चैप्टर के ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे इलस्ट्रेशंस को मिला के। जब सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तुम हर एक चैप्टर को 15 से 20 क्वेश्चन में निपटा रहे होगे। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, अगर बीच में कोई भी डिफिकल्ट लाइन लगती है, डिफिकल्ट एडजस्टमेंट लगता है कहीं से भी, उसको अपनी एडजस्टमेंट वाली कॉपी में लिखते हुए चलना। समझ में आया मैंने क्या बोला? मान लो तुम इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना चालू कर रहे हो, तुमने सबसे पहला टॉपिक उठाया, पहला कॉन्सेप्ट उठाया, वो है शेयर्स को इशू करने की जनरल एंट्री। तुमने समझ लिया कॉन्सेप्ट, उसका तुमने 2 बेसिक इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करे, तुम बैक एक्सरसाइज में गए, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमने 2 प्रैक्टिस कर लिए, तुम वापस आए इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट का, सिर्फ इसी वाले कॉन्सेप्ट का जो कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन तुम्हें दिया है उसके 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, फिर बैक एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इस तरीके से तुम अपने चैप्टर को निपटा रहे होगे। और पता है मैं ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इतने कम क्वेश्चंस करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर तुम्हें सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना है एंड साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करना है। बिकॉज अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने अगर चले गए ना, तो मैं तुम्हें 1 महीना भी दे दूं तब भी तुम मैक्स टू मैक्स 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। और जिस तरीके से मैंने बोला है ना, अगर इस तरीके से तुम अच्छे से, मेहनत से या एफर्ट से अगर इसको कंप्लीट करते हो ना, तुम 90+ आराम से खींच सकते हो अभी भी। अब आ जाते हैं भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो मुझे बहुत बार पूछा गया है कि भैया अकाउंट्स के पेपर को टाइम पे कैसे कंप्लीट करें। देखो, इसके लिए तुम्हें 2 ही सिंपल चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज यह है कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट स्पेसिफाई करनी होगी कि इस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ इतना ही टाइम देने वाला हूं। मतलब भैया अगर मैंने सोचा है कि इस क्वेश्चन को मैं 12 मिनट में कंप्लीट करूंगा, अगर उससे ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा उस क्वेश्चन को। हाँ, छोड़ दोगे, बिकॉज तुम उस एक क्वेश्चन के चक्कर में अपने पूरे अकाउंट्स के पेपर को बर्बाद नहीं करके आओगे। क्योंकि अकाउंटेंसी में यार तुम्हारे पास स्टेप मार्किंग होती है। मतलब मान लो एडमिशन का क्वेश्चन आया है कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, तो अगर तुमने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया या रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बैलेंस शीट थोड़ी बोरी लिख भी दी ना, तुम ऑलरेडी अपने बहुत सारे मार्क्स सिक्योर करके बैठे हो, इसलिए तुम सारे आगे क्वेश्चंस पहले करोगे। और रही बात कि भैया ऐसे करके तो मेरे एक नंबर करते जाएंगे, एक बार पेपर कंप्लीट हो गया वापस आना फिर उसको कंप्लीट कर लेना।
राइट। ये पूरा साइकोलॉजिकल खेल है यार पेपर को अटेम्प्ट करने का, स्पेशली अकाउंट्स के। तुम्हें पता है हुआ क्या था, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ना एक इंग्लिश की वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बच्चों को बोला था कि यार तुम ना अनसीन पैसेज को लास्ट में सॉल्व करना, इससे क्या होगा तुम्हारा पेपर स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। 90% बच्चों का मैसेज आया कि भैया पेपर टाइम पे कंप्लीट हो गया, बट 10% बच्चों का मैसेज आया कि भैया पेपर छूट गया। उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार, और अपने ऊपर गुस्सा आया कि यार मैं शायद बच्चों को ये बताना भूल गया कि यार तुम पेपर कहीं से भी अटेम्प्ट करो, स्पीड तो तुम्हें मेंटेन करते हुए चलनी ही पड़ेगी, चाहे तुम अनसीन पैसेज पहले कर रहे हो या लिटरेचर सेक्शन पहले कर रहे हो। तो जो बच्चा अकाउंट्स का पेपर देने वाला है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, तुम स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करते हुए चलोगे। स्टार्टिंग में अकाउंट्स के पेपर को हल्के में नहीं लोगे, हर चीज के लिए टाइम लिमिट स्पेसिफाई करते हुए चलोगे। सेकंड चीज जो तुम्हें याद रखनी है अपने पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने की, वो ये है कि यार तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप की, तो उसमें अगर तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एक साथ बनाओगे तो उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अगर मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो अगर उसमें तुम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और तुम्हारा पार्टनर्स लोन अकाउंट एक साथ बनाओगे तो उससे भी तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अगर मैं ये शेयर्स वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, जो तुम्हारा 6 या 8 मार्क का इंपॉर्टेंट बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, उसमें क्वेश्चन करने से पहले हमेशा उसकी एक छोटी सी समरी बनाया करो। इससे भी तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, वो क्वेश्चन तुम्हें बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज तुम इसी में कंफ्यूज हो जाओगे भाई इशूड कितने हैं, सब्सक्राइब्ड कितने हैं, कॉल्स इन एरियर्स कहां पे आ रहा है, कॉल्स इन एडवांस कितने पे आ रहा है, जो फोरफीट करने हैं वो अप्लाइड वाले हैं या अलॉटेड वाले हैं, तुम इसी में बहुत कंफ्यूज रहोगे। एंड मैंने हमेशा, मैं तुम्हें यहाँ पे सारी फोटोज लगा दूंगा, मैंने हमेशा उसकी समरी बनाई, उसने मुझे बहुत हेल्प करी यार पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियोज की, तो तुम पहले से फ्लो चार्ट बनाओ उसका और सारे रेशियोज को अच्छे से याद करो। इससे दो चीजें होंगी, पहली चीज तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होगा ये सोचने में कि भैया इसका फॉर्मूला क्या है, दूसरी चीज तुम्हें इसके स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिल जाएंगे। याद रखना यार, अकाउंटेंसी में ना कभी भी तुम्हारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आती है, हमेशा बेसिक कैलकुलेशंस आती है, जैसे 10,000, 20,000, 35,000 इन सबको ऐड करने के लिए आती है, लेकिन वो बहुत सारी होती है, इसलिए हम लोग उसमें गलती कर देते हैं। तो तुम्हें ये भी डिसाइड करना है कि बॉस तुम कैलकुलेशन करोगे कैसे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले सारी यूनिट्स को ऐड करते हैं फिर ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ क्या होते हैं इधर से कैलकुलेशन या फिर एडिशन चालू करते हैं। तो ये चीज भी तुम्हें सबसे पहले अच्छे से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि तुम कैसे करने वाले हो कैलकुलेशन को और हर एक क्वेश्चन को, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। देखो यार, एक सेकंड के लिए मैं तुमसे ये बोल देता हूं, तुम सारे थ्योरी सब्जेक्ट पे एक भी सैंपल पेपर सॉल्व मत करो, तुम्हारे फिर भी 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। बट अकाउंट्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम सैंपल पेपर इसलिए सॉल्व नहीं करते हो कि वहां से कोई क्वेश्चन आएगा, बट इसलिए करते हो बिकॉज अकाउंट्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बच्चे बोलते हैं कि भैया पेपर छूट गया। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा चुभती है ना पेपर के बाद, वो यही होता है कि पेपर आने के बाद जब छूट जाए। पूछना इंग्लिश वाले बच्चों से जिनका पेपर छूटा कितना बुरा लगा उनको। तो मैं चाहता हूँ यार, जो ये वीडियो अकाउंट्स के लिए देख रहा है, तुम्हारा पेपर नहीं छूटना चाहिए, ये चीज़ें तुम अपने दिमाग में याद रखना। अभी इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई कि तुमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बट इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि यार तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, और इस पॉइंट पर अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो याद रखना कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं वीडियो के उस पार्ट में जिसके लिए शायद तुमने वीडियो देखा होगा, वो होगी तुम्हारी डे वाइज स्ट्रैटेजी। एंड ऑनेस्टली यार, मैं कभी भी डे वाइज स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करता हूं, बिकॉज ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग होती है। किसी ने ज़्यादा पढ़ा होता है, किसी ने कम पढ़ा होता है, तो वो हर किसी के लिए वेरी करती है। एंड तुम मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी भी तुम्हें डे वाइज स्ट्रैटेजी नहीं बताई होगी, बट क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए कि भैया डे वाइज कुछ बताओ कैसे कंप्लीट करें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये बताने से पहले यार, एक एजम्पशन जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि तुम किसी भी अपने टीचर, भैया, दीदी, मेंटोर, किसी भी सीनियर के कांटेक्ट में रहोगे 24/7, ये कर बताने से पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल रखने का ट्राई करा है। पहले दिन तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो गुडविल वाला चैप्टर है, कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट पढ़ रहे होगे एक दिन के अंदर। उसके बाद सेकंड डे तुम करोगे पार्टनरशिप एक दिन में कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट डे तुम गुडविल प्लस चेंज इन पीएसआर को कंप्लीट करोगे एक दिन के अंदर। कंप्लीट कैसे करना है मैंने तुम्हें बता दिया ना। अपने साथ 3 कॉपी रखोगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाओगे उसकी हेडिंग ये छोटी वाली कॉपी में लिखोगे, साथ में अपने रफ कॉपी पे तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, और तीसरी कॉपी में जो भी तुम्हें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं या डिफिकल्ट लाइन लग रही है या डिफिकल्ट एडजस्टमेंट लग रहा है या कुछ भी ऑब्जर्वेशन लग रहा है, उसको तुम अपनी तीसरी छोटी कॉपी में लिखते हुए चलोगे। उसके बाद एडमिशन के लिए तुम लोगे 2 दिन, रिटायरमेंट और डेथ के लिए तुम लोगे 1 दिन, इशू ऑफ शेयर्स के लिए 2 दिन, इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए 1 दिन, थ्योरी मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए तुम दोगे 1 दिन, और अकाउंटिंग रेशियोज के लिए तुम देने वाले हो 2 दिन, और कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम कंप्लीट करोगे 2 दिन में। राइट। अब यहाँ पे ना बहुत सारी मतलब सब्जेक्टिव बातें आ जाती हैं यार। किसी ने शायद कोई चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर करा होगा, तो तुम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। मैंने एक बहुत बेसिक बनाने का ट्राई करा है, और अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तो तुम 2-2 चैप्टर्स एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो इसी मेथड के थ्रू, एंड इवेंचुअली तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तुम्हें याद है मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था यार कि किसी भी एक मेंटर, दीदी, भैया या टीचर के कॉन्टेक्ट में रहना, बिकॉज कोई होना चाहिए जो तुम्हारे सिली से सिली मिस्टेक्स या सिली से सिली डाउट्स को क्लियर कर सके, बिकॉज अभी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। बट हाँ, इतना भी कम टाइम नहीं है कि तुम उस टारगेट स्कोर तक नहीं पहुंच सकते। मुझे पता है यार, अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि भैया क्या होगा पेपर में। कुछ बच्चों का पिछला पेपर अच्छा गया होगा, कुछ बच्चों का पिछला पेपर अच्छा नहीं गया होगा। बहुत सारी स्टोरीज हैं यार तुम्हारे पीछे जो अभी तक किसी ने सुनी नहीं होगी। बीते दिनों में यार जितने भी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए ना, उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज हो गई कि यार हर एक बच्चा ना अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और एक जो मेजर क्वेश्चन और डाउट मुझे आया कि भैया बोर्ड एग्जाम में ना फेल होने से डर लग रहा है या फेल होने का रिस्क है, एंड ऑनेस्टली है भी। बट ये भी एक फैक्ट है कि यार रिस्क हर चीज़ में है। एग्जाम में नंबर से फेल होने का रिस्क है, स्टार्टअप में फेल होने का रिस्क है, स्पोर्ट्स में सर फूटने का रिस्क है, कंटेंट क्रिएशन में ये रिस्क है यार कि कब व्यूज आना बंद हो जाएंगे और कब सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट स्टिल वी डू दैट बिकॉज दैट इज हाउ वी गेन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ। अगर लाइफ में रिस्क ही नहीं होगा यार, हारने का डर ही नहीं होगा, तो जीतने का मजा कैसे आएगा। लाइफ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चुभती है ना, वो होता है रिग्रेट, जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं पछतावा। और वो तब जनरेट होता है जब तुम इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से जाने देते हो। एक छोटा सा इंसिडेंट तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ यार। एक बहुत फेमस पर्सन है जिसका नाम है सौरभ जोशी व्लॉग्स। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ना जब भी उस रिलेटेड कोई बात आती है, हर कोई एक ही चीज़ बोलता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, ये तो मैं भी कर सकती थी, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सिंपली रिस्पॉन्ड करता हूँ कि भाई करता क्यों नहीं है। और मुझे नहीं पता ये इंसिडेंट मैं यहाँ पे क्यों शेयर कर रहा हूँ। मुझे जो भी लगता है ना तुमसे शेयर करने का मन करता है, मैं सब कुछ शेयर कर देता हूँ। लास्ट में यही बोलूँगा कि यार फेल होने से मत डरो, रिस्क लेने से मत डरो, अपना बेस्ट दो। नंबर आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं बहुत अच्छी बात है, लाखों चीज़ें आज के टाइम पे करने के लिए। बट जब तक वो अपॉर्चुनिटी है ना, उसको हाथ से मत जाने देना, वरना लास्ट में बचेगा रिग्रेट जो तुम्हें जिंदगी भर सताएगा। ऑप्शन इज एंटायरली योर्स। और जो तुम बार बार यूट्यूब पे आते हो ना फील गुड वाली वीडियोस देखने के लिए, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। बार बार मत देखा करो। कभी कभी ना हमें अपने माइंड को थोड़ा अनकंफर्टेबल रखना भी जरूरी बन जाता है। आज के टाइम पे ना शायद हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हो गए ना कि हम 2 मिनट अकेले नहीं बैठ सकते। हम यूट्यूब पे आके सबकी बात सुन लेंगे, बट 2 मिनट अपने आप से नहीं पूछेंगे कि यार मैं जा गलत कहाँ रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें यार तुमसे डिस्कस करने के लिए, बट उसको कभी और डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा तुमसे रिक्वेस्ट है यार कि मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, उसका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बहुत कम है। दैट मीन्स बहुत कम बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। तो अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा है, कमेंट कर देना। कॉन्सेप्ट्स इज ग्रेटर देन क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।